हेलो स्टूडेंट्स, जौनपुर बायोलॉजी जोन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए टीजीटी, पीजीटी, नीट, एलटी, एनबीएस जैसे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रकाश संश्लेषण पर आधारित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं, जो कि आपके आगामी आने वाली इन परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से एक या दो क्वेश्चन लगभग हर परीक्षा में पूछता है। साथ ही हम आपको ये भी बताते चलें कि ये जो प्रश्न है यह सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ही नहीं है। इसको कक्षा 9th के, कक्षा 10th के, कक्षा 11 और कक्षा 12 के भी स्टूडेंट्स देख सकते हैं, क्योंकि कक्षा 12 पास करने के बाद जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं तो इन्हीं सब टॉपिक्स से नीट में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए हम बारी बारी से एक एक प्रश्नों को पढ़ते हैं, उसका उत्तर भी देखते हैं और उसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन भी करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हैच एवं स्लैक चक्र चलता है ए C3 पौधों में, बी C4 पौधों में, सी कैम पौधों में और डी उपर्युक्त सभी में। तो पूछा है हैच एवं स्लैक चक्र चलता है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए जो हैच और स्लैक चक्र चलता है वह C4 पौधों में चलता है। किस में चलता है? C4 पौधों में चलता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका C4 पौधों में ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है MDH और CR स्लैक नामक वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण का एक नया प्रकार बताया, जिसे हैच एवं स्लैक चक्र के नाम से जानते हैं। जिन पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण का प्रथम उत्पाद 4 कार्बन वाला पदार्थ ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल होता है, उन्हें हम C4 पौधे कहते हैं। हैच एवं स्लैक चक्र इन्हीं पौधों में चलता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश फास्फोरिलीकरण में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए नॉन साइक्लिक, ऑप्शन नंबर बी साइक्लिक, ऑप्शन नंबर सी स्यूडो साइक्लिक और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो पूछा है प्रकाश फास्फोरिलीकरण में शामिल है। तो देखिए प्रकाश फास्फोरिलीकरण में नॉन साइक्लिक, साइक्लिक और स्यूडो साइक्लिक ये तीनों प्रवस्थाएं क्या हैं? शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी इसमें क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है प्रकाश फास्फेटीकरण या प्रकाश फास्फोरिलेशन की क्रिया में नॉन साइक्लिक, साइक्लिक एवं स्यूडो साइक्लिक तीनों क्रियाएं शामिल होती हैं। यह आर्नन 1954 एवं उनके सहयोगियों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन के संबंध में महत्वपूर्ण खोज है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश फास्फोरिलेशन की खोज की ए मेयर ने, बी ब्लैकमैन ने, सी केल्विन ने, डी आर्नर ने। तो मैंने आपको ऊपर ही बताया प्रकाश फास्फोरिलेशन की खोज आर्नर ने की थी। तो ऑप्शन नंबर डी आर्नर ने इसमें क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश एक ए जलवायवी कारक है, बी स्थलाकृतिक कारक है, सी मृदी कारक है, डी जीवी कारक है। तो आप सबको पता है प्रकाश एक जलवायवीय कारक है, यानी क्लाइमेटिक फैक्टर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है वर्षा, जल, प्रकाश, ताप, हवा, आपेक्षिक आर्द्रता आदि जलवायु कारक हैं। ये कारक पौधों की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। प्रकाश वाष्पोत्सर्जन एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए यह एक आवश्यक घटक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की अदीप्त क्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए केल्विन चक्र, ऑप्शन नंबर बी कैम चक्र, ऑप्शन नंबर सी हैच एवं स्लैक चक्र, ऑप्शन नंबर डी क्रेब्स चक्र। तो प्रकाश संश्लेषण की जो अदीप्त क्रिया होती है, यानी डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नेम्ड, वह होती है आपकी ऑप्शन नंबर ए केल्विन चक्र। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें केल्विन चक्र क्या हो जाएगा? यह राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए दिया है प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत वे क्रियाएं जो प्रकाश पर निर्भर नहीं होती अदीप्त या अप्रकाशिक क्रियाएं कहलाती हैं। यह क्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होती है, क्योंकि इसमें वे विकर भाग लेते हैं जो वातावरण से ली गई CO2 का अपचयन करके उसे शर्करा, मंड इत्यादि में परिवर्तित कर देते हैं। ये कई प्रकार की होती हैं, केल्विन बेंसन चक्र या C3 चक्र,
हैच एवं स्लैक चक्र या C4 चक्र तथा कैम चक्र। इनमें केल्विन चक्र सभी हरे पौधों में होती है, अतः उपयुक्त उत्तर यही मान्य होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रांज एनाटॉमी प्रदर्शित करता है? ए सरसों, बी धान, सी मक्का और डी गेहूं। तो पूछा है निम्नलिखित में से कौन क्रांज एनाटॉमी प्रदर्शित करता है? तो जो मक्का होता है यानी मेजे, वो क्रांज एनाटॉमी प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी मक्का इसमें क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है, हैच और स्लैक वाले पौधों में CO2 स्थिरीकरण का प्रथम उत्पाद 4 कार्बन वाला पदार्थ ऑक्जेलो एस्टिक अम्ल होता है, अतः इन्हें C4 पौधे कहते हैं। उदाहरण इसका है गन्ना यानी शुगर केन, मक्का यानी मेजे आदि। इन पौधों की पत्तियों की एनाटॉमी को क्रांज प्रकार की एनाटॉमी कहते हैं। इनके मीजोफिल में खंभ ऊतक यानी पैलिसेड टिश्यू नहीं होता। पत्तियों के संवहन बंडल पर बंडल शीथ पाई जाती है, जिनमें हरिम कड़क बड़े होते हैं तथा ग्रेना कम विकसित अथवा अनुपस्थित होते हैं, जबकि पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में हरिम कड़क छोटे होते हैं तथा ग्रेना विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सिद्धांत द्वारा लवक व माइटोकॉन्ड्रिया में ATP निर्माण का वर्णन होता है? ऑप्शन नंबर ए लीपमान एवं लोहमान के सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन नंबर बी फिशर के ताला चाबी सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन नंबर सी कोसलैंड के प्रेरित आसंजन सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन नंबर डी मिशेल के रसायन परासरण सिद्धांत द्वारा। तो पूछा है कि सिद्धांत द्वारा लवक व माइटोकॉन्ड्रिया में ATP का निर्माण होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिशेल के रसायन परासरण सिद्धांत द्वारा ATP का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है, मिशेल ने हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया में ATP निर्माण के रसायन परासरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार कला के आर पार प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न होने से प्रोटॉन एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं, जिससे निकली ऊर्जा का उपयोग ATP निर्माण में होता है। ATP का फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इन्हें क्वाइंस ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के सिक्के भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोपादप सर्वप्रथम पहचाने गए? ए लैमार्क द्वारा, बी डार्विन द्वारा, सी हैच एवं स्लैक द्वारा और डी M केल्विन द्वारा। तो पेट्रोपादप सर्वप्रथम पहचाने गए थे M केल्विन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें M केल्विन आपका क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पेट्रोपादप के बारे में मैं आपको एक लाइन बता दूं। देखिए जो केल्विन थे उन्होंने बताया था कि कुछ पौधे पेट्रोलियम पदार्थों के क्या होते हैं? अच्छे स्रोत होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पेट्रोपादप बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ग्लूकोज अणु के संश्लेषण के लिए केल्विन बेंसन चक्र में ATP अणुओं की आवश्यकता होती है। ए 36, बी 38, सी 12 और डी 18। तो एक ग्लूकोज अणु के संश्लेषण के लिए केल्विन बेंसन चक्र में लगभग ऑप्शन नंबर डी देखिए 18 ATP अणुओं की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें 18 आपका क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है, केल्विन बेंसन चक्र या C3 चक्र में एक ग्लूकोज अणु के निर्माण के लिए 18 ATP तथा 12 NADP H+ आयन प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्णक तंत्र फर्स्ट यानी पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में समस्त ऊर्जा संग्रहित होती है? ए ATP में, बी कार्बोहाइड्रेट में, सी NADH2 में और डी है P700 में। तो वर्णक तंत्र फर्स्ट में समस्त ऊर्जा संग्रहित होती है P700 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका P700 में ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है, वर्णक तंत्र फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र P700 होता है। इससे उत्तेजित इलेक्ट्रॉन का अंतिमग्राही NADPH2 होता है। प्रकाश की किरण P700 या
क्लोरोफिल ए 700 पर पड़ने पर निकला हुआ इलेक्ट्रॉन कई इलेक्ट्रॉन वाहक अणुओं से गुजरता है और इस प्रक्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती है? ए सूर्य के प्रकाश में, बी पीले प्रकाश में, सी लाल प्रकाश में, डी हरे प्रकाश में। तो आप सबको पता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा रेड लाइट यानी लाल प्रकाश में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें लाल प्रकाश में ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश स्पेक्ट्रम के केवल दृश्य प्रकाश अर्थात 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली किरणों में होती है। यह क्रिया सबसे अधिक सुचारू रूप में लाल किरणों और उससे कुछ कम कुशलता के साथ नीली किरणों में होती है तथा हरी किरणों में सबसे कम अथवा नहीं के बराबर होती है। प्रकाश संश्लेषण के कार्य स्पेक्ट्रम को इंगेलमैन 1888 ने अपने प्रयोग में दर्शाया, जिससे प्रकाश संश्लेषण के कार्य स्पेक्ट्रम को इंगेलमैन ने अपने प्रयोग में दर्शाया, जिसमें लाल तरंग दैर्ध्य वाली किरणों में शैवाल ने अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न की और वहां अधिक ऑक्सीय जल जीवाणु एकत्रित हुए, जबकि नीली तरंग दैर्ध्य वाली किरणों में कुछ कम मात्रा में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक में झिल्ली में उपस्थित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए थैलेक्वाइड्स, ऑप्शन नंबर बी फोटोग्लोबिन के, ऑप्शन नंबर सी मैट्रिक्स के और ऑप्शन नंबर डी हरित लवक के। तो पूछा है प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक में झिल्ली में उपस्थित होते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए थैलेक्वाइड्स में। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक के थैलेक्वाइड में उपस्थित होते हैं। यही कारण है कि प्रकाशिक क्रिया थैलेक्वाइड झिल्ली में होती है, जबकि अप्रकाशित क्रिया स्ट्रोमा भाग में होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में दो वर्णक तंत्र सिद्धांत दिया गया था। ए हिल इमर्सन द्वारा, बी इमर्सन द्वारा, सी ब्लैकमैन द्वारा, डी हैच और स्लैक द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा इमर्सन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है इमर्सन ने प्रकाश संश्लेषण में दो वर्णक सिद्धांत यानी टू पिगमेंट सिस्टम प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया कि दो प्रकार की प्रकाशिक क्रियाएं होती हैं, एक छोटी तरंग दैर्ध्य के प्रकाश द्वारा तथा दूसरी बड़ी तरंग दैर्ध्य के प्रकाश द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रेड ड्रॉप प्रभाव किसके द्वारा अध्ययन किया गया था? ए वान नील द्वारा, बी ब्लिंक द्वारा, सी इमर्सन द्वारा और डी केल्विन द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा इमर्सन के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इमर्सन के द्वारा ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल बी का सूत्र है ए C55H72O5N4Mg, ऑप्शन नंबर बी C55H70O6N4Mg, ऑप्शन नंबर सी C55H70O5N4Fp और ऑप्शन नंबर डी C55H77O6N4Mg। तो क्लोरोफिल बी का जो सूत्र होता है वह ऑप्शन नंबर बी देखिए C55H70O6N4Mg होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए क्लोरोफिल ए का सूत्र होता है C55H72O5N4Mg, क्लोरोफिल बी का सूत्र होता है C55H70O6N4Mg, क्लोरोफिल सी का सूत्र होता है C35H32O5N4Mg और क्लोरोफिल डी का सूत्र होता है C54H70O6N4Mg। अगला क्वेश्चन है, सदाबहार पौधे वर्ष भर हरे रहते हैं, इसका कारण बताना है। ए ठंडा वातावरण, बी पत्तियां न गिरने पर, सी एक अंतराल के बाद कम संख्या में पत्तियां गिरती हैं और डी वर्ष भर नमी का उपलब्ध होना। तो सदाबहार पौधे वर्ष भर हरे रहते हैं, इसका सबसे प्रमुख कारण है एक अंतराल के बाद कम संख्या में पत्तियां गिरती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है सदाबहार पौधों की सभी पत्तियां एक साथ किसी विशेष मौसम में नहीं गिरती, बल्कि ये कुछ संख्या में अंतराल के बाद गिरती हैं, अतः ये वर्ष भर हरे दिखाई देते हैं। हालांकि ये पौधे भूमध्य पर उगते हैं जहाँ वर्ष भर वर्षा होती है तथा नमी उपलब्ध होती है।
अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन। इसका मतलब निम्न में से किसमें ऑक्सीजन नहीं निकलती। ए ग्रीन एल्गी, बी ब्लू ग्रीन एल्गी, सी ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स और डी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो देखिए, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें से ऑक्सीजन नहीं निकलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में पीएच सेकेंड नहीं होता, अतः उनमें जल का अपघटन नहीं होता तथा ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण में पीएच सेकेंड में उपस्थित एंजाइम द्वारा जल के अपघटन से ऑक्सीजन मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल एक यौगिक है जिसमें होता है ए आयरन, बी कॉपर, सी मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, डी कोबाल्ट और सल्फर। तो क्लोरोफिल में मुख्य रूप से आपका मैग्नीशियम और नाइट्रोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है, क्लोरोफिल के प्रत्येक अणु में जल स्नेही यानी हाइड्रोफिलिक शीर्ष 4 पाइरोल रिंग का बना होता है, जिसके मध्य में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। यह मैग्नीशियम 4 नाइट्रोजन परमाणुओं से जुड़ा होता है। यह चारों नाइट्रोजन पाइरोला रिंग के भाग होते हैं। ये सभी एक पोरफायरिन रिंग का निर्माण करते हैं, जो कि जलरोधी फाइटोल श्रृंखला से समांतर जुड़ा होता है। क्लोरोफिल के यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल को जलाने पर कौन सा तत्व प्राप्त होता है। ए कैल्शियम, बी सोडियम, सी मैग्नीशियम, डी मैग्नीज। तो क्लोरोफिल को जलाने पर मुख्य रूप से मैग्नीशियम प्राप्त होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें मैग्नीशियम, ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का पहला कदम है ए NADPH2 बनाना, बी ATP बनाना, सी प्रकाश के एक फोटान द्वारा क्लोरोफिल के एक इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन, ऑप्शन नंबर डी जल का प्रकाश अपघटन। तो आप सबको पता है, प्रकाश संश्लेषण का जो पहला कदम है वह है प्रकाश के एक फोटान द्वारा क्लोरोफिल के एक इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है, प्रकाश संश्लेषण की सर्वप्रथम क्रिया प्रकाश के फोटान द्वारा क्लोरोफिल अणु का उत्तेजन होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर बाहर निकल आता है और चक्रीय या अचक्रीय रूप से इलेक्ट्रॉन परिवहन अणुओं द्वारा प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का कार्य है ए क्लोरोप्लास्ट का सक्रियण, बी पराक्सीसोम का सक्रियण, डी फेरिडॉक्सिन का सक्रियण और डी जल का अपघटन। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का जो मुख्य कार्य होता है वह क्लोरोप्लास्ट का सक्रियण है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए क्लोरोप्लास्ट का सक्रियण यानी एक्टिवेट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का प्राथमिक कार्य हरित लवक में उपस्थित क्लोरोफिल के अणुओं का उत्तेजन होता है। इसके पश्चात केवल 30 सेकेंड में जल का प्रकाश अपघटन होती है, ताकि क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन को संतुलित किया जा सके। जल के प्रकाश अपघटन से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल के अणुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक क्रिया होती है ए स्ट्रोमा में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी ग्रेनम में और डी इनमें से कोई नहीं। तो पूछा है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक क्रिया होती। तो आप सबको पता है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक क्रिया होती है वह हरित लवक के ग्रेनम में होती है। तो राइट आंसर इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है वह किस में होती है, स्ट्रोमा में होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑप्शन नंबर ए ATP का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर बी ATP का निर्माण नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जित ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर डी जल माध्यम के रूप में आवश्यक होता है लेकिन यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग नहीं लेता। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ATP का निर्माण होता है, ये इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अचक्रीय प्रकाश में अभिक्रिया यानी फोटोफॉस्फोरिलेशन में इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है
ए ATP, बी NADP प्लस, सी FAD और डी H2O। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह जो हो जाएगा आपका NADP प्लस। ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ दिया है अचक्रीय प्रकाश में अभिक्रिया अर्थात अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में NADP प्लस अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, जबकि चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में P700 अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। अगला क्वेश्चन है PS सेकेंड में सूर्य का प्रकाश किस कार्य को करता है? ए जल अणुओं का प्रकाशीय अपघटन, बी CO2 का अपचयन, CO2 का अपचयन, डी क्लोरोफिल के अणुओं का उत्तेजन। तो पूछा है PS सेकेंड में सूर्य का प्रकाश किस कार्य को करता है? तो PS सेकेंड में सूर्य का प्रकाश जल के अणुओं का प्रकाशीय अपघटन करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए आपका ये क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए PS सेकेंड का अभिक्रिया केंद्र P680 क्लोरोफिल अणु होता है। यहाँ जल का प्रकाश अपघटन होता है तथा इससे ऑक्सीजन मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में जल के अपघटन में मदद करता है? ए PS सेकेंड, बी PS फर्स्ट, सी फेरोडॉक्सिन और डी साइटोक्रोम F। तो प्रकाश संश्लेषण में जल के अपघटन में मुख्य रूप से PS सेकेंड मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें PS सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया से बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन का स्रोत है? ए जल, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन का जो स्रोत होता है वह होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित होकर ग्लूकोज बनाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश क्रिया के दौरान पानी के अणुओं का विखंडन सूर्य की ऊर्जा से होता है। प्रकाश क्रिया के दौरान मुक्त होने वाली ऑक्सीजन पानी के अणुओं के टूटने से बनती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वर्णक जल में घुलनशील है? ए कैरोटीन, बी एंथोसाइनिन, सी जैंथोफिल और डी क्लोरोफिल। तो पूछा है कौन सा वर्णक जल में घुलनशील है? तो आप सबको पता है जो एंथोसाइनिन नामक वर्णक होता है वह जल में घुलनशील होता है। तो राइट आंसर इसमें बी एंथोसाइनिन आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है एंथोसाइनिन जल में घुलनशील वर्णक है। यह अधिकांशतः फूलों एवं फलों में पाया जाता है। यह पत्ती, तना तथा जड़ों में भी पाया जाता है। यह pH सूचक, आनुवंशिक विश्लेषण, सामान्य अनुसंधान एवं कैंसर अनुसंधान में उपयोगी है। आनुवंशिक रूप से संशोधित सामग्री को चिन्हित करने के लिए दृश्य मार्कर के रूप में इसका उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है वे प्लास्टिड जो वसा को संश्लेषित एवं संरक्षित करते हैं कहलाते हैं? ए इयोप्लास्ट, बी इटियोप्लास्ट, सी इलाइयोप्लास्ट और डी जीरोंटोप्लास्ट। तो पूछा है वे प्लास्टिड जो वसा को संश्लेषित एवं संरक्षित करते हैं। तो जो इलाइयोप्लास्ट होता है वो वसा को संश्लेषित एवं संरक्षित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी इलाइयोप्लास्ट ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लास्टिड कई प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। 3 प्रकार के प्लास्टिड पाए जाते हैं प्लांट में। भोजन संग्रह के आधार पर ल्यूकोप्लास्ट के विभिन्न प्रकार व कार्य निम्न हैं। इलाइयोप्लास्ट या ओलियोप्लास्ट ये वसा का संग्रह करता है। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च का संग्रह करता है और एल्यूरोप्लास्ट यह प्रोटीन का संग्रह करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन C3 चक्र में पाया जाता है? ए रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन, बी ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन, सी फोटोफास्फोरिलेशन, डी ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। तो पूछा है कौन C3 चक्र में पाया जाता है? तो रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन यह C3 चक्र में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए आपका क्या हो जाएगा, यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है C4 पौधों में प्रकाश संश्लेषण के डार्क रिएक्शन का प्रथम अस्थायी उत्पाद है? ए पाइरुविक अम्ल, बी ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल, सी 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल और डी फास्फोइनाइल पाइरुविक अम्ल। तो पूछा है C4 पौधों में प्रकाश संश्लेषण के डार्क रिएक्शन का प्रथम अस्थायी उत्पाद कौन है? तो ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल है, ये आप सबको पता है। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल ये राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ देखिए दिया है हैच एवं स्लैक चक्र C4 पौधों में चलता है। इन पौधों की पर्णमध्योतक कोशिकाओं में उपस्थित फास्फोइनाल पायरुविक अम्ल यानी पेप द्वारा वायुमंडल से ली गई CO2 ग्रहण की जाती है, जिसके फलस्वरूप 4 कार्बन वाला प्रथम स्थायी उत्पाद ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल बनता है। इसी कारण इन्हें C4 पौधा कहा जाता है। C4 पौधे अच्छे प्रकाश संश्लेषक होते हैं। अगला क्वेश्चन है C4 चक्र में CO2 ग्राही कौन है? A RuBP, B पेप, C PGA और D मैलिक अम्ल। तो पूछा है C4 चक्र में CO2 ग्राही कौन है? तो देखिए जो पेप होता है वो C4 चक्र में CO2 ग्राही होता है। इसमें आपका पेप ये क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गन्ने में CO2 संकारक है। A फास्फोग्लाइकोलिक अम्ल, B ऑक्सैलोएसिटिक, C RuBP और D फास्फोइनाइल पायरुविक अम्ल। तो गन्ने में CO2 का संकारक पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फास्फोइनाइल पायरुविक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है एक बीजपत्री पौधे जैसे गन्ना, मक्का, बाजरा आदि के अतिरिक्त कुछ द्विबीजपत्री पौधों जैसे अमरेंथस, यूफॉर्बिया आदि में हैच स्लैक चक्र यानी C4 चक्र प्रकाश संश्लेषण के दौरान घटित होता है। जिन पौधों में C4 चक्र पाया जाता है वे C4 पौधे कहलाते हैं। C4 पौधों की पत्तियों में 2 प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं, पहला पर्णमध्योतक तथा दूसरा पूल आच्छाद कोशिकाएं पाई जाती हैं। पूल आच्छाद कोशिकाएं संवहन बंडल पर माला के समान आच्छाद बनाती हैं। पत्तियों की इस प्रकार की शारीरिकी को क्रेंज शारीरिकी कहते हैं। C4 पौधों में प्रकाशिक अभिक्रिया ये क्या होती है? घटती है। अगला क्वेश्चन है C3 एवं C4 पादपों में प्रमुख कार्बोक्सिलेज एंजाइम कौन सा होता है? A रूबिस्को C3 में तथा पेप कार्बोक्सिलेज C4 में, B पेप कार्बोक्सिलेज C3 में तथा रूबिस्को C4 में, C दोनों में रूबिस्को और D दोनों में पेप कार्बोक्सिलेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिख रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का आंसर हम बाद में देखेंगे, इसके बारे में बाद में आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कैम पौधे रात में उत्पन्न करते हैं? A PEP, B पायरुविक अम्ल, C मैलिक अम्ल और D सिट्रिक अम्ल। तो पूछा है कैम पौधे रात में क्या उत्पन्न करते हैं? तो कैम पौधे रात में मैलिक अम्ल उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन नंबर C इसमें मैलिक अम्ल आपका क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ सरस यानी सकुलेंट्स, मरुस्थलीय पादप यानी जेरोफाइट्स रात्रि में वायुमंडलीय CO2 का स्थिरीकरण करते हैं। सर्वप्रथम क्रैसुलेसी कुल के सदस्यों में यह प्रक्रम ज्ञात होने के कारण इसे क्रैसुलेसियन अम्ल उपापचय यानी कैम यानी क्रैसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म नाम दिया गया। इन पौधों में रात्रि के समय वातरंध्र खुले रहते हैं तथा CO2 फास्फोइनाइल पायरुविक एसिड यानी पेप से संयुक्त होकर फास्फोइनाइल पायरुविक कार्बोक्सिलेज की उपस्थिति में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का निर्माण करती है। इसके बाद ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल मैलिक डिहाइड्रोजिनेज विकर की उपस्थिति में NADH की सहायता से मैलिक अम्ल में अपचयित हो जाता है। इसका संचय रिक्तिका के कोशिका रस में होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के केल्विन चक्र का प्रथम अस्थायी उत्पाद है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के केल्विन चक्र का प्रथम अस्थायी उत्पाद फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर C फास्फोग्लिसरिक एसिड आपका क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा आइसोटोप प्रकाश संश्लेषण के अनुसंधान में सहायक सिद्ध है? A O18 और O14, ऑप्शन नंबर B C11 और P32, ऑप्शन नंबर C C14 और O18, ऑप्शन नंबर D P32 और O18। तो पूछा है कौन सा आइसोटोप प्रकाश संश्लेषण के अनुसंधान में सहायक सिद्ध हुआ है? तो C14 और O18 यह जो आइसोटोप है यह प्रकाश संश्लेषण के अनुसंधान में सहायक सिद्ध हुआ है। तो ऑप्शन नंबर C इसमें आपका क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषित इलेक्ट्रॉन परिवहन में DCMU तथा डाईमेथिल यूरिया जैसे खरपतवार नाशक इलेक्ट्रॉन परिवहन का निषेध किसके मध्य करते हैं? ऑप्शन नंबर A P682 और Q, B साइटोक्रोम F और प्लास्टोसाइनिन, C PQ और साइटोक्रोम F और ऑप्शन नंबर D QN PQ।
तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वह जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ QNPQ प्लास्टोक्विनिन। तो राइट आंसर इसमें आपका डी क्या हो जाएगा, आपका ये सही हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया है डाईयूरोन यानी DCMU तथा डाईमेथिल यूरिया यानी DMU पौधों की जड़ों में अवशोषित किए जाते हैं तथा पत्तियों में स्थानांतरित होते हैं। ये पदार्थ प्रकाश कर्म सेकेंड में प्रयुक्त होने वाले प्लास्टोक्विनोन यानी Q एवं PQ से जुड़कर इससे इलेक्ट्रॉन मुक्त होने में बाधा डालते हैं। इस प्रकार PS सेकेंड व PS फर्स्ट के बीच इलेक्ट्रॉन परिवहन रुक जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिल अभिक्रिया किसका भाग है? A PS फर्स्ट, B PS सेकेंड, C PS थर्ड और D डार्क अभिक्रिया। तो हिल अभिक्रिया मुख्य रूप से PS सेकेंड का क्या है, एक भाग है। तो ऑप्शन नंबर इसमें B PS सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया है, हिल अभिक्रिया यह दर्शाती है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल से उत्पन्न होती है और CO2 के अपचयन के लिए इलेक्ट्रॉन जल से प्राप्त होते हैं। ये दोनों क्रियाएं प्रकाश कर्म सेकेंड यानी फोटोसिस्टम सेकेंड के अंतर्गत संपन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रुबिस्को का कोफैक्टर है? A जिंक, B कॉपर, C मैग्नीशियम, D मोलिब्डेनम यानी MO। तो रुबिस्को का पूछा है कोफैक्टर कौन है, तो देखिए इनमें रुबिस्को का जो कोफैक्टर है वह मैग्नीशियम है। तो ऑप्शन नंबर C इसमें मैग्नीशियम आपका क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ देखिए दिया है मैग्नीशियम रुबिस्को का कोफैक्टर है। मैग्नीशियम ऐसे लगभग सभी एंजाइमों में कोफैक्टर के रूप में मौजूद रहता है जो फास्फोरिलेशन प्रक्रिया को सक्रिय करते हैं तथा यह कार्बोक्सिलेज डिहाइड्रोजिनेसिस में भी उपस्थित रहता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे प्रकाश संश्लेषण पर आधारित, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे और थोड़े टफ टाइप के क्वेश्चन थे। और देखिए जिन प्रश्नों को हम छोड़ देते हैं वही प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है। हम लोग सरल प्रश्नों की तरफ भागते हैं, लेकिन आजकल के एग्जामिनर क्या कर रहे हैं, वो सरल नहीं, जो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव और हार्ड टाइप के क्वेश्चन हैं उन्हीं से क्वेश्चन बना रहे हैं। तो हमारे इन प्रश्नों को आप ध्यान से पूरा पढ़कर उसका आंसर जानिए, उसका विवरण भी जो है पढ़िए। और आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।